बच्चे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कर चुके हैं हम। ध्रुव, जी सर। डायमेंशंस के अंदर मैंने आपको बताया कि 5 टाइप की डायमेंशंस होती हैं। जी सर। 5 टाइप की डायमेंशंस के अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जी सर। एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, हम्म। एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, जी। एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है और हाँ जी। एक लीगल एनवायरनमेंट होता है। जी सर। अब ये पांचों एनवायरनमेंट्स आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। जी सर। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में गिवन है ना, दैट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, हम उसको स्टडी करेंगे बच्चे। ओके सर। ठीक है, हम सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल को नहीं करेंगे, लीगल को नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल को नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं वो स्टडी करेंगे। ओके सर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जनरली। ठीक है जी, ठीक है सर। इस टॉपिक को मैं करवा रहा हूं, इससे रिलेटेड ना डाउट है, कुछ लोग कह देते हैं कि ओमिट है, कुछ कह देते हैं ओमिट नहीं है, तो इसको मैं करवा रहा हूं, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी, कुछ एक टॉपिक्स 100% ओमिट है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा ओमिट है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तनिष्का। यस सर। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके सर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो एक तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किस स्टेज पे है, वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, वैभव। यस सर। तबीयत ठीक है ना? यस सर, फाइन हूँ अभी। ठीक है, मैंने 4 लेक्चर्स की वीडियो भेज रखी है बच्चे, वो देख लेना पहले वाले। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किस स्टेज पे है? अवनी, आपके हिसाब से 3 स्टेजेस होती हैं बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम किस स्टेज पे हैं? डेवलपिंग। तो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे पहला हम स्टडी जो पार्ट करते हैं वो ये करते हैं कि हम कौन सी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हैं। यस सर। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यस सर। उसके बाद दूसरा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है, दैट इज फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की फॉर्म क्या है? यस सर। तो एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी है? इकोनॉमी। मिक्स्ड है। यस सर। तो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी की जो फॉर्म है दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ जी सर। उसके अलावा हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से जो इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनती है वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सर। हाँ जी, अक्षय मित्तल, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? सर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों अलाउड होते हैं। ओके सर। ये इकोनॉमिक्स वगैरह 10th क्लास में एसएसटी वगैरह में आता था ये चीज। ठीक है। यस। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ना इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनाती है जिसको कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी करके क्लासिफाई कर देते हैं। यस सर। एक मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, मनी से रिलेटेड जो बैंक्स वगैरह के अंदर चलती हैं। हाँ जी सर। एक फिस्कल पॉलिसीज होती हैं जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होती हैं। यस सर। तो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसीज हैं ये भी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सर। देन हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक प्लानिंग चलती है इंडिया के अंदर, हाँ जी सर। गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। यस सर। प्लानिंग कैसे करती है? 5 ईयर प्लान्स बनते हैं इंडिया के अंदर। हाँ जी। फिर एनुअल लेवल पे जो प्लानिंग होती है उसको एनुअल बजट्स कह देते हैं। यस सर।
तो जो ये 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट पास करती है, एनुअल बजट्स करती है, ये भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक पार्ट है, हाँ जी सर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सर। उसके अलावा इकोनॉमिक इंडेक्स, वो मैंने आपको जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के में भी करवाया था। किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंडेक्स होते हैं, यस सर। इकोनॉमिक इंडिसेस कह देते हैं उनको। इकोनॉमिक इंडिसेस के अंदर जैसे नेशनल इनकम कितनी है, हाँ जी। पर कैपिटा इनकम कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है कंट्री के अंदर, यस सर। बड़े सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जीएनपी कितनी है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, यस सर। एटसेट्रा। तो ये सारी इकोनॉमिक इंडेक्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी को मेजर करने के। आप देखते हो ना, कई बार कहते हैं हमारा जीडीपी डाउन जा रहा है तो इकोनॉमी डाउन जा रही है। हाँ जी सर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी सही जा रही है नहीं जा रही। ओके सर। उसके अलावा एक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज होती हैं। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज आ जाती हैं, बैंक्स, यस सर। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी। कम्युनिकेशन, ठीक है जी, यस सर। एटसेट्रा। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके सर। तो जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। ओके सर। इस पॉइंट में से जो मैंने अभी ये टॉपिक करवाया, इसमें बोर्ड में से आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये टॉपिक ओमिट है, लेकिन ना बोर्ड वाले बड़े क्लियर कट नहीं बताते कि क्या ओमिट है क्या नहीं है। ठीक है सर। तो हमें थोड़ी सी डाउट है, इसलिए हमने क्या करा, इस टॉपिक को पढ़ लिया एक बारी। ठीक है सर। मतलब खाली रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। सर वैसे ये चीज जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है पूरी इकोनॉमिक्स में भी रिपीट हुई है सारी चीजें। हाँ हुई है, लेकिन बाकी हमारे बिजनेस बीएसएम में ना इसका इतना यूज नहीं है, इतना हमारे है टॉपिक में है नहीं है। ठीक है सर। वर्षिया क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। मेन जो है ना हमारा जो सिलेबस में आता है वो बता रहा हूँ अब क्या आता है। वो आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आफ्टर 1991। एक्चुअल में क्या है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना अर्शिया, यस सर। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारा Yes. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ और हुआ करता था। ठीक है जी। यस सर। और 1991 के बाद ना एक बार 1991 में हमारी इकोनॉमी इस वर्ष पे आ गई कि कोलैप्स हो जाएगी। यस सर। बहुत बुरी पोजीशन हो गई थी। यस सर, ये इको में भी है चैप्टर 1991 का। एक्चुअल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या गलती करी, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, प्राइवेट को नहीं दी। और प्राइवेट। यस सर। उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। यस सर। और उसके अलावा इंडस्ट्रीज के ऊपर ना बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप होने की परमिशन नहीं दी। यस सर, लाइसेंसिंग की सारी वो हाँ। लगा दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ऑन द कोलैप्स बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। यस सर। तो 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे वो देखते हैं। यस सर। ठीक है जी। तो 3 मेन चेंजेस करे जो हम पढ़ेंगे अब इसमें। एक गवर्नमेंट ने करा लिबरलाइजेशन, ये आपका इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट है। यस सर। एक गवर्नमेंट ने करा प्राइवेटाइजेशन, यस सर। और एक गवर्नमेंट ने करा ग्लोबलाइजेशन। यस सर। ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आए 1991 के बाद। यस सर। ठीक है जी। ध्रुव ठीक है बच्चे, ये तो आपने शायद इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा। यस सर, पढ़ा हुआ है ये सब। पहले क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ना बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बिजनेस पे बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। जी सर। एक सिस्टम होता था जिसको हम कहते थे परमिट, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज। हाँ जी। उसमें क्या होता था, हर एक बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। हम्म। कहीं भी कुछ काम करना है परमिट मांगते थे, वो परमिशन, गुड्स की मूवमेंट के ऊपर परमिशन होती थी, सभी चीज पे परमिशन थी। जी सर। एक कोटा फिक्स कर देते थे कि आपके बिजनेस को इतना ही कोटा अलाउड है, इससे ज्यादा स्केल पर आप काम नहीं कर सकते।
जी। मतलब हर एक चीज पे रिस्ट्रिक्शन थी, बिजनेस करना ही बहुत मुश्किल था इंडिया के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो इंडियन इकोनॉमी को ना लिबरलाइज किया गया। हम्म। लिबरलाइज कैसे किया गया? एक तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। हाँ जी। मैं चलो अलग अलग कराता हूँ, एक बार पहले जनरल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अलग अलग से बताता हूँ इनको, ठीक है? हम्म। तो और प्राइवेटाइजेशन में क्या था, पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हाँ जी। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी, सॉरी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। हम्म। ठीक है जी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउड ही नहीं होता था काम करना। अच्छा। जैसे कि अगर आप बात करो टेलीकम्युनिकेशंस, तो टेलीकम्युनिकेशंस में खाली बीएसएनएल हुआ करती थी और किसी को अलाउड ही नहीं था। हम्म। अगर आप बात करो इंश्योरेंस की, तो खाली एलआईसी हुआ करती थी और किसी को अलाउड ही नहीं था। जी जी। अगर आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करो, तो बीपीसीएल और एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको अलाउड था और किसी को अलाउड ही नहीं था। हम्म। ठीक है जी। उसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स थे। एयरलाइंस में खाली इंडियन एयरलाइंस को अलाउड था, बैंक्स में खाली नेशनलाइज्ड बैंक्स को अलाउड था, मतलब प्राइवेट जी सेक्टर जी। को अलाउड ही नहीं था। 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन करी गई, जिसके अंदर की जो इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनकी डी रिजर्वेशन करी गई, उनको ओपन अप कर दिया गया पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। अच्छा। और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। जी सर। और उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, पहले इंटरनेशनल बिजनेस को ना बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करा जाता था, हम्म। एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करा जाता था। बाहर की कंपनीज को इंडिया में आना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, इंडियन कंपनीज को बाहर जाने पे भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। जी जी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बड़ा इजी बना दिया, जिससे कि पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी बन जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस आसानी से हो सके। हम्म। तो तीन मेन चेंजेस करेगा। लिबरलाइजेशन का मतलब बेसिकली जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया गया। हम्म। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को ज्यादा करा गया। जी सर। और एक ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट किया गया। ओके सर। ठीक है जी, तो पहले बताता हूँ लिबरलाइजेशन के अंदर मेन क्या काम किया गया। यतिन क्लियर है यहां तक बच्चे? यस सर। लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो एक काम किया गया, लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी। पहले क्या होता था, हर एक बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। अब वो जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया। कुछ एक इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट, कुछ ही इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर की लाइसेंस अब चाहिए, बाकी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर लाइसेंस नहीं चाहिए। यतिन ठीक है? यस सर। पहले क्या होता था, कुछ भी बिजनेस खोलो गवर्नमेंट के पास लाइसेंस मांगने जाना पड़ता था, अब वो हटा दिया। इसका मतलब बिजनेस करना कंपैरेटिवली इजी हो गया। यस सर। देन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, पहले आप किस स्केल पर काम करते थे, गवर्नमेंट से पूछ के करते थे कि जितना गवर्नमेंट आपको एक कोटा फिक्स कर देती थी कि भाई आपके बिजनेस का ये स्केल है, इससे ज्यादा आप अलाउड नहीं हो काम करना। आपको हाँ जी। एक्सपेंड करना है तो गवर्नमेंट से पूछ के करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो गवर्नमेंट से पूछ के करना है, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। हाँ जी। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ गुड्स पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, जैसे आपको दिल्ली से पानीपत में गुड्स लेके आने हैं तो उसपे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, अलाउड ही नहीं था। ओके सर। तो गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया। हाँ जी। प्राइस फिक्सेशन, पहले प्राइस फिक्स करना हमें अलाउड नहीं होता था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। अब कई एक चीजें ऐसी हैं जिसपे गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, बाकी सारी चीजों पे फ्री कर दिया, हम अपने प्राइसेस खुद फिक्स कर सकते हैं। सर इसका कोई एग्जांपल बताना। जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह में तो गवर्नमेंट ने वो भी मार्केट फैक्टर पे आ गया वैसे अब तो। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट कई चीजों के प्राइसेस फिक्स करती है अब, जैसे जैसे गेहूं का मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर करती है। मेडिसिन में कई चीजें हैं, जैसे स्टेंट डलता है उसका गवर्नमेंट ने प्राइस कर दिया कितना ही होना चाहिए। ओके सर। पहले गवर्नमेंट हर एक चीज का प्राइस में इंटरफेयर करती थी, अब गवर्नमेंट ने मार्केट फैक्टर पे डिपेंड कर दिया, जो जितना प्राइस फिक्स करना चाहता है कर सकता है। हाँ जी। उसके अलावा टैक्स रेट्स को कम करा गया। हाँ जी। पहले टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, ओके सर।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर है उसको आसान बनाया गया। ओके सर। पहले बड़ा मुश्किल होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बड़ा आसान हो गया। हाँ जी। बाहर से कैपिटल लेके आना, बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आना बड़ा आसान हो गया। पहले बिजनेसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बाहर से कैपिटल लाना बड़ा मुश्किल था, टेक्नोलॉजी लेके आना बड़ा मुश्किल था। हाँ जी। तो उसको आसान बना दिया, मतलब बेसिकली बिजनेस करना बड़ा आसान हो गया। पहले बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता था, अब बिजनेस करना कंपैरेटिवली इजी हो गया। यस सर। क्लियर है? यस तो सर। लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? आसान कर देना, हाँ जी। इजी कर देना। बिजनेस को करना आसान कर दिया गया, पहले बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ जी। खुशी क्लियर है? यस सर। आदित्य? यस सर। ठीक है, ये तो लिबरलाइजेशन करी। फिर गवर्नमेंट ने एक प्राइवेटाइजेशन भी करी। प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा? आपकी बुक में 2 ही मेन पॉइंट प्राइवेटाइजेशन के दे रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, इसको हम प्राइवेटाइजेशन कह देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया? पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना शुरू कर दिया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना शुरू कर दिया। तनिष्का? यस सर। उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा? एक डी रिजर्वेशन करी। हाँ जी। पहले मैक्सिमम सेक्टर्स जो होते थे ना, वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थे, मतलब वहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री थी ही नहीं। हाँ जी सर। अब डी रिजर्वेशन कर दी। आज आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है 4 सेक्टर्स हैं जहां पर की खाली पब्लिक सेक्टर को अलाउड है, मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, बाकी सब कुछ ओपन अप हो चुका है। हाँ जी। लेकिन लेटेस्ट जो इकोनॉमिक्स वाले पढ़ा रहे हैं वो शायद ये पढ़ा रहे हैं कि इन चारों में से भी शायद एक और प्राइवेटाइज हो चुका है, 3 ही रह गए हैं शायद अब। हाँ जी सर। ठीक है जी। एटॉमिक एनर्जी शायद एक होता था, एक शायद डिफेंस होता था, एक शायद और रेलवेज होता था। बस यही 3 बताए थे सर इकोनॉमिक्स में। क्या क्या बताए हैं? रेलवेज, हाँ, रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। अच्छा पहले 1 और 4 होते थे, पता नहीं होगा कोई भी हमारे बिजनेस स्टडीज में, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। ओके सर। आपने यहाँ पे 3 नहीं बताने, अपने 4 ही बताने हैं, क्योंकि जो बीएससी वाला पेपर चेक करेगा वो तो बीएससी के हिसाब से करेगा। ठीक है सर। उसके अलावा एक प्राइवेटाइजेशन करी गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग द शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या करा? जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें जो कंपनीज थी उनकी, उसके अंदर अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया और वो प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तनिष्का? हाँ जी सर। प्राइवेटाइजेशन करने का तरीका होता है डिसइन्वेस्ट कर दो। सॉरी, इसको मैं प्राइवेटाइजेशन लिख दिया, डिसइन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी। डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया पब्लिक सेक्टर के अंदर से। ओके सर। जिस भी कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर होता है वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। हाँ जी। ठीक है जी। यतिन? यस सर। मारुति जो कंपनी जब शुरू में बनी थी, हाँ जी। तो वो कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट थी या पब्लिक थी? सर पब्लिक। इंडियन गवर्नमेंट का शेयर हुआ करता था उसमें 51% से ज्यादा। यस सर। और जो सुजुकी कंपनी है जापान की, उसका 50% से कम हुआ करता था। हाँ जी। 1991 के बाद से जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करी ना, हाँ जी। तो उसमें अपना शेयर बेच दिया। हाँ जी। एट प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट का शेयर उसमें 50% से कम है। मैक्सिमम शेयर जो है वो सुजुकी कंपनी का है। यस सर। तो इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी बन चुकी है अब वो। यस। तो क्या करा गवर्नमेंट ने? इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। यस सर। क्लियर है? यस सर। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा? एक बोर्ड बनाया, BIFR करके, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ जी। इसका काम क्या था? लॉस मेकिंग जो पब्लिक कंपनीज है ना, हाँ जी। उनको स्टडी करते थे। फिर उसके बाद अगर लगता था कि इनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया।
Yes, sir. तो ये सारा काम जब गवर्नमेंट ने करा तो इससे प्राइवेटाइजेशन हो गई कि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, हाँ जी। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। Hmm. ठीक है जी। उसके अलावा एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया जा सके। Yes, sir. तो ये सारा काम गवर्नमेंट ने क्यों करा? ताकि प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ सके और पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो सके। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये तो प्राइवेटाइजेशन हुआ। हाँ जी ध्रुव। सर डिसइन्वेस्टमेंट एक बार दोबारा बता दीजिए। Disinvestment means when government sells the share in the public sector enterprises to the private sector. जैसे पहले ये जो ताज होटल है जिसमें अटैक हुआ था शायद, पहले मुंबई के अंदर ही गवर्नमेंट का हुआ करता था कभी शुरू में। हाँ जी। जब डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करा तो ताज ग्रुप को बेच दिया इसको। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ने बेच दी हैं। मारुति का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी बड़ी सारी कंपनीज हैं जो पहले पब्लिक सेक्टर की हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है उसको सर, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करना कह देते हैं। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। और एक करा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज है उनको जोड़ देना टू क्रिएट अ कोहेसिव होता है लार्ज स्केल पे कंप्रिहेंसिव ग्लोबल इकोनॉमी। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक ही इकोनॉमी बनाने के प्रोसीजर को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज हम चाहते हैं सब जुड़ जाएं, कोई उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है जी, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तनिष्का क्लियर है चीज? यस सर। आप देखते हो, चलो रियल एग्जांपल की बात करता हूं। अक्षय, Yes, sir. यूरोप के अंदर बड़ी सारी कंट्रीज हैं, Yes, sir. लेकिन उन्होंने क्या करा, पूरे यूरोप को जोड़ दिया। Yes, sir. घूमने फिरने जाते हैं यूरोप में के लिए, क्या अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग पासपोर्ट लेते हैं, वीजा सॉरी। नहीं सर, यूरोप का पूरे का वीजा लग जाता है। इसका मतलब पूरे यूरोप को एक इकोनॉमी बना दिया ना। यस सर। पूरे यूरोप में क्या अलग अलग करेंसी चलती है, एक ही चलती है? नहीं सर, यूरो ही चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? सर उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, ये तो खाली यूरोप को करा ना। यस सर। अब पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश है। आप देखो, अब बाहर से आना जाना कितना आसान हो गया अब। यस सर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन पर्पस है आजकल GATT करके एक है, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके अंदर कोशिश करी जा रही है कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज को इकट्ठा करके एक बना दिया जाए। ओके सर। तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, बाहर की कंपनीज को इंडिया में लाने में और इंडियन कंपनीज को बाहर ले जाने में ना रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। यस सर। तो उनको हटा दिया, इंपोर्ट को भी आसान कर दिया और एक्सपोर्ट को भी। हाँ, जिससे कि और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाना भी आसान हो गया। यस सर। पहले होता था बाहर से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यस सर। अब उसके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल है। अगर आपको किसी के साथ बाहर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना है तो कर लो, गवर्नमेंट कोई मना नहीं कर रही है। यस सर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बड़ा एनकरेज कर रही है। यस सर। तो इंडियन कंपनीज को बाहर जाना आसान हो गया, बाहर की कंपनीज को इंडिया में आना आसान हो गया। यस सर। तो इस प्रोसीजर को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ओके सर। तो तीन मेन चेंजेस जो आए वो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो आए आफ्टर 1991 वो क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके क्लियर सर। है? यस। वैभव क्लियर है? Yes, sir. आदित्य यस सर। ठीक है, एक बार इसको आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है उसमें से देखते हैं। ठीक है जी, किसी को डाउट हो तो बच्चे पूछ सकता है। डाउट हो बच्चे पहले पूछ रहे हैं, उसके बाद आगे कराता हूँ। ठीक है जी, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चे में। अवनी बच्चे स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर।
जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ओके सर। जो मैंने आपको करवाया सेम टू सेम मैंने इसमें वही चीजें लिख रखी हैं, लेकिन मैंने आपको कहा इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे डाउट है सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसको, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आगे मैंने रेड से कर रखा है, देखना कुछ पार्ट जब आपको नोट्स आएंगे तो उसमें रेड पोर्शन से आया होगा। यस सर। ये रेड पोर्शन हमारे सिलेबस में 100% है कि नहीं है, ओके सर। तो इसको ना करना, क्लियर है। यस सर। उसके बाद उसने ना कुछ बता रखा है कि 1991 के बाद चेंजेस क्या आए हैं। उसने एक तो इकट्ठा करके भी बता रखा है पहले तो। ओके। इकट्ठे में मतलब उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को मिक्स करके बता रखा है। हाँ जी सर। एक बार अगर मैं रीड भी करता हूँ तो चलो वो देखता हूँ। पहले जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी वो सभी पे होती थी, लेकिन अब वो घटा के खाली 6 इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस की जरूरत है, बाकी पे नहीं है। ओके सर। एक मैंने रिजर्वेशन बताई कि खाली 4 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई हैं जिसको कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके, बाकी सब कुछ रिजर्व हो चुका है। हाँ जी सर। डिस इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं पब्लिक सर। सेक्टर एंटरप्राइजेज में। फॉरेन कैपिटल को लाना बड़ा आसान हो गया है। एक बोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर हमने उनको कोशिश करी है कि 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ कर दिया है। यस सर। पहले फॉरेन इक्विटी 25% होती थी, कईयों में 50% अलाउड होती थी, उनको ज्यादा अलाउड ही नहीं था। लेकिन अब काफी सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें 100% एफडीआई कर दिया गया है। ओके सर। अगर आपको बाहर से टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स करनी है बाहर की कंपनीज के साथ तो ऑटोमेटिक परमिशन है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। उसका मेन पर्पस है कि बाहर से पैसा इंडिया में कैसे लेके आ जाए, उसको प्रमोट करें। ओके सर। तो ये मेन चेंजेस बताए उसने क्या करें। हाँ जी सर। बाकी अगर उसको स्टडी करता हूँ तो मेजर चेंजेस को हम कैसे स्टडी करते हैं, एलपीजी करके स्टडी करते हैं हमेशा। ठीक है सर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके सर। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन means it aimed at liberalizing the Indian business and industry from all the unnecessary controls and restrictions। पहले इंडियन इंडस्ट्री पे बड़े सारे कंट्रोल करे जाते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, उनको हटा देना। ओके सर। लाइसेंस, परमिट और कोटा राज हुआ करता था, उसको खत्म करना। हाँ जी। ये मैंने लिखवाए भी हैं, सारे वही चीजें हैं। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। कुछ एक इंडस्ट्रीज रह गई जिसमें लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, बाकी में नहीं है। यस सर। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कोई रिस्ट्रिक्शन पहले होती थी कि आप एक्सपेंड करना चाहो या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो तो रिस्ट्रिक्शन थी, अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस सर। मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटा दी। हाँ जी। प्राइसेस के फिक्सेशन पे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटा दी। हाँ जी सर। टैक्स रेट कम कर दिया गया और अननेसेसरी जो कंट्रोल के थे उनको कम कर दिया गया। हाँ जी सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को आसान कर दिया गया। यस। फॉरेन कैपिटल लेके आना, टेक्नोलॉजी लेके आना बड़ा आसान कर दिया गया। यस सर। तो जब बिजनेस करना आसान कर दिया जाता है तो उसको लिबरलाइजेशन कह देते हैं। ओके सर। क्लियर है चीज? यस। तनिष्का, यस सर। क्लियर है आपको प्राइवेट वो लिबरलाइजेशन? यस सर। देन प्राइवेटाइजेशन में मैंने क्या बताया? गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। हाँ जी ठीक है जी। सर। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो डिसइन्वेस्ट करा गया जो मेजर प्राइवेटाइजेशन के अंदर काम करा गया। ठीक है जी। अनिष्का, हाँ जी सर। और दूसरा काम क्या करा गया? मैंने कहा था एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ जी। उसका मेन पर्पस क्या था? डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड। जो पब्लिक सेक्टर के अंदर नुकसान में है इंडस्ट्रीज, उनको इन बोर्ड के पास रेफर करते हैं ताकि ये बोर्ड उनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर सके। हाँ जी सर। क्लियर है चीज? हाँ जी। आदित्य, यस सर। तो प्राइवेटाइजेशन में दो मेन चीजें अगर आप आ जाती है तो क्या बताओगे? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, यस ठीक है सर। जी, और एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यस सर। क्लियर है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यस सर। ट्रांसफर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस थी उनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर देना।
Yes, sir. डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट का शेयर हुआ करता था वो कम कर देना। अगर हम गवर्नमेंट का शेयर 51% से किसी भी कंपनी में कम कर देंगे, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इसका मतलब वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है तो Yes, आप sir. प्राइवेटाइजेशन में पहले लिख देना, प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है? Yes, sir. फिर आप लिख देना इट इज कैरिड ओवर बाय डिसइन्वेस्टमेंट। दो तीन पॉइंट्स बता देना। डिसइन्वेस्टमेंट करा गया मींस सेलिंग शेयर्स इन द Yes, sir. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सेलिंग दो शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। Yes, sir. एक लिख देना बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया गया ताकि लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया जा सके। Okay, sir. और एक इसमें डी रिजर्वेशन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन डी रिजर्वेशन में क्या बताया कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब पब्लिक सेक्टर के लिए खाली कितनी रिजर्व है? 4. तो 4 इंडस्ट्रीज रिजर्व है, तो डी रिजर्वेशन कर दी गई। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनको अब प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया। क्लियर है? Yes, sir. वैभव यहाँ तक क्लियर है बच्चे? वैभव Yes, sir. देन ग्लोबलाइजेशन में क्या बताया? इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है सभी को इकट्ठा कर देना, लीडिंग टुवर्ड द इमर्जेंस ऑफ ए कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक बन जाए। Yes, sir. Sir, cohesive का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव, लार्ज स्केल। Okay, sir. ठीक है जी। Yes, sir. 1991 तक गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी रिगार्डिंग इंपोर्ट्स इन वैल्यू ऑफ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम इंपोर्ट। कितनी इंपोर्ट करोगे, कितना वॉल्यूम करोगे, उस पर गवर्नमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। Yes, sir. लाइसेंसिंग से रिलेटेड जो इंपोर्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। Yes, sir. टैरिफ वगैरह जो उस पर किराए वगैरह लगते थे उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। क्वांटिटी कितनी करोगे उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। Yes, sir. नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या करा गया? इंपोर्ट को भी लिबरलाइज किया गया, Yes, sir. एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया गया। Yes, sir. जो टैरिफ स्ट्रक्चर था, जो किराया वगैरह का स्ट्रक्चर था, उसको रैशनलाइज और आसान बनाया गया। Yes, sir. और रिफॉर्म्स करे गए विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को आसान बनाया गया ताकि कंपनी पूरे वर्ल्ड से अलग ना रह जाए। Yes, ठीक है sir. जी। तो एक्चुअल में कोई बता सकता है बच्चे पहले कौन सा एक्ट चला करता था फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड? कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो आपने? एक एक्ट होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, किसने पढ़ रखा? FARA। अक्षय? यस सर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो नहीं पढ़ा है सर अभी। पहले होता था, इसमें ना फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करा जाता था, मतलब फॉरेन करेंसी अपने पास रखना अलाउड ही नहीं था। ओके सर। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब इंपोर्ट अगर आप करते भी थे, मान लो आपके पास पैसा आता था, एक्सपोर्ट करते थे, तो सारा है फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को देना जरूरी होता था। अगर आपके पास मिल जाता था ना तो आपको बड़ा आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होता था। ओके सर। मतलब फॉरेन करेंसी ना बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, मतलब ताकि इंटरनेशनल बिजनेस चले ही ना ज्यादा। यस सर। इस एक्ट को हटा के ना फॉरेन एक्सचेंज FEMA कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके सर। तो इसमें क्या करा गया कि फॉरेन एक्सचेंज को इजी बना दिया गया कि भाई रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, खाली मैनेज कर रहे हैं। रेगुलेट में तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, मैनेजमेंट में गवर्नमेंट कहती है कि रखो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन उसको मैनेज करना है प्रॉपर ढंग से बस। ओके सर। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रूल्स थे उनको आसान कर दिया गया। ओके सर। तो इंपोर्ट को आसान करा गया, एक्सपोर्ट को आसान किया गया, जो टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको रैशनलाइज किया गया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स को इजी बनाया गया ताकि ग्लोबलाइजेशन को एनकरेज किया जा सके। यस सर। तो ये 3 मेन चेंजेस हो गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस सर। किसी को बच्चे इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। इसमें 4 पॉइंट्स मेन लिख देना ये वाले। एक तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन लिख देना, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन लिख देना, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर लिख देना बेशक से, और रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज लिख देना। उसके अलावा आप वो भी लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट जो ऊपर करवाए थे ना, एक Yes. तो कौन सा था, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स को ऑटोमेटिक अप्रूवल लिख देना। यस सर। अगर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट थी तो उसके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल है, आपको कहीं से परमिशन की जरूरत नहीं है। सर फॉरेन FDI लिख सकते हो, किया था। FDI को एनकरेज किया गया।
Yes, sir. तो ये सारे स्टेप्स क्यों करे गए? ताकि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके। Yes, sir. किसी को डाउट बचे इसके अंदर? अवनी आया समझ में? यस सर। खुशी? यस सर। किसी को कोई डाउट सर- बचे पूछ सकते सर हैं। एक बार ग्लोबलाइजेशन वाला वो दिखा दीजिएगा एनसीईआरटी पे, जो आपने बोला था 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन लिख देना, जी सर। एक्सपोर्ट प्रमोशन, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर लिख देना, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज लिख देना। उसके अलावा मैंने ये आपको बताया जो ऊपर था वो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स आसान हो गए हैं, वो लिख देना। बेशक से एफडीआई को एनकरेज किया गया, वो लिख देना। तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन के लिए किया गया। क्लियर है बच्चे? जी सर। किसी को डाउट बच्चे इसमें? हाँ जी बच्चे, किसी को भी डाउट आज वाले टॉपिक में? तो अगर आ जाता है व्हाट वर द मेजर चेंजेस आफ्टर 1991, तो 3 मेजर चेंजेस वर मेड: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बारे में बता देना, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता देना, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देना। अर्शिया बच्चे कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई भी डाउट हो बच्चे पूछ